हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड ज्वाइनिंग अस। आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही है, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी कवर कर सकते हैं और साथ साथ अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आपके सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखें, बार बार एस्पिरेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हर एस्पिरेंट्स को जानना भी चाहिए और अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। और क्वेश्चन पता है क्या है कि सर हम प्रेसी राइटिंग के बगैर जो आपका सेकंड पेपर है प्रेसियन कंपोजिशन वाला, क्या हम उसको पास कर सकते हैं? प्रेसी राइटिंग के बगैर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी प्रेसी राइटिंग अगर देखी जाए कितने मार्क्स की, आपकी 20 मार्क्स की। तो बाकी सर जो हमारे पास 80 मार्क्स हैं, अगर हम अच्छा लिख कर आते हैं, हमारी करेक्शन अच्छी है, हमारी प्रेपोजिशन अच्छी है, हमारी पंक्चुएशन अच्छी है, ठीक है, हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स अच्छे हैं, हमने कंपोजिशन अच्छी लिखी है, ट्रांसलेशन हमने अच्छी की है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हमारे 12 से 14 या 15 जो है वो कह लेके सही राइट आंसर है। देखें, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी ओपिनियंस है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए भी नजर आएंगे कि जितनी देर तक आपकी प्रेसी अच्छी नहीं है आप प्रेसी वाला पेपर पास नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको बताते हुए नजर आएंगे कि चाहे आपकी प्रेसी राइटिंग नहीं है लेकिन बाकी तो 80 मार्क्स है ना, आप पास कर सकते हैं, ठीक है। देखें, अगर आपकी प्रेसी राइटिंग नहीं अच्छी और बाकी 80 मार्क्स का अगर कह ले कि आप अच्छा पेपर करके आते हैं तो देन वो आपको 40+ तक जो वो पास कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर या तो आपकी प्रेपोजिशन गलत हो सकती है कहीं ना कहीं पर, या फिर पंक्चुएशन में इशू आ सकता है, ठीक है, करेक्शन में कोई हमारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स है या कंपोजिशन हम लिख रहे हैं जहां हम सही जो है ट्रांसलेट नहीं कर पाए पैराग्राफ को, ठीक है, तो फिर अगर देखा जाए तो आपके मार्क्स जो है वो कह लेके अंडर 50 या 40+ वो देगा, आपको पास कर देगा। लेकिन यह चीज शाज़ो नाज़र ही होती है, कभी कभार ही होती है, ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं एक चीज कहता हूं हमेशा कि हम कभी रिस्क नहीं लेंगे। मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को एक ही चीज कहता हूं कि कभी भी आप रिस्क मत लें कि आपकी प्रेसी राइटिंग अच्छी नहीं है और सर हम बाकी जो कह लें कि 80 मार्क्स का जो पोर्शन है उसके जरिए हम पेपर जो है वो पास कर लेंगे, तो कभी भी रिस्क मत लें। इट मींस अगर आपकी प्रेसी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ना तो आपकी रीडिंग अच्छी है ना आपकी राइटिंग अच्छी है। अगर आपको प्रेसी राइटिंग आती है तो समझ ले एक चीज कि आपकी रीडिंग भी अच्छी है और आपकी राइटिंग भी अच्छी है। अब यहां पर एक और चीज भी है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये पूछते हुए नजर आते हैं, सर प्रेसी राइटिंग हमें जो है वो कह ले कि सबसे पहले स्टार्ट करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, प्रेसी राइटिंग के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो मैं मानता हूं, ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरे नजदीक जो मेरे कह लेके नाकस नॉलेज में है, ठीक है, मैं एक ही चीज कहता हूं कि सबसे पहले प्रेसी राइटिंग के लिए रीडिंग का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पैसेज के अंदर आइडिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेन आइडिया जिसके गिर्द पूरी जो है कह लेके बात घूम रही होती है, तो देन आप प्रेसी लिख सकते हैं। और यह चीज कब पॉसिबल है? जब आपकी रीडिंग अच्छी है, आपकी कह लेके इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, आपने मेहनत की हुई है,
तो आप खुद ही बताएंगे कि जब आपकी रीडिंग अच्छी है तो कह ले कि आप प्रेसी की तरफ जा सकते हैं। और प्रेसी कितनी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, या 20 करेंगे, आप प्रेसी लिख सकते हैं, एक अच्छी प्रेसी लिख सकते हैं। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपकी रीडिंग अच्छी है, पहले से राइटिंग भी अच्छी है। देन आपको जो है वो कम काम करना पड़ेगा प्रेसी के ऊपर, सिर्फ रूल्स को आपने फॉलो करना है। रूल्स के ऊपर ऑलरेडी मेरा लेक्चर आया हुआ है, आप ले सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि हम स्टार्ट से ही प्रेसी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। फिर आप 100 प्रेसी लिखने के बाद भी सेल्फ डाउट होगा खुद पर। वजह क्या है कि वहां पर अगर जो कह लेकर जो पैसा जाएगा, हो सकता है उसकी रीडिंग आपको ना आए अच्छी, फिर क्या करेंगे, फिर तो आप फंस गए। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करें अपनी रीडिंग अच्छी करें। रीडिंग अच्छी होगी, देन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, प्रेसी लिखनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस के ऐसे और प्रेसी के लिए हमारा एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको मल्टीपल असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, फुल ऐसे लिखने के लिए आपको टॉपिक भी दिया जाएगा और उसके अंदर हम 50 टॉपिक्स थीम वाइज कवर भी करवा रहे हैं। रैंडम टॉपिक्स भी आपके इंक्लूड हैं। ग्रामर और ऐसे स्ट्रक्चर के लेक्चर भी उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स जो डेली बेसिस के ऊपर चाहते हैं कि उनकी एवेल्युएशन हो, तो वो इस एवेल्युएशन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बात कर रहा हूं मैं एसए के पेपर की। ठीक है, तो आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है, बेसिकली आपको मोटिवेट करने के लिए भी है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर स्यूजी क्या कहते हैं कि डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। कहा यह जा रहा है कि डाउट, देखा यहां पर 2 डाउट होता है, मैं दोनों क्लियर करता हूं। एक होता है आपका सेल्फ डाउट, एक होता है आपका जो है वो कह ले कि डाउट आप किसी चीज के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप पूरा एक आर्टिकल पढ़ने के बाद आप जब कहते हैं कि नहीं अभी भी डाउट है, इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड हो सकती है। ठीक है, किसी और जो है राइटर का यहां पर एनालिसिस लिया जा सकता है, लेना भी चाहिए, हो सकता है कोई नई हमें चीज देखने को मिल जाए। तो ये होता है डाउट। तो इस डाउट को बोला जाता है डाउट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ विजडम। लेकिन मार कहां पर पड़ती है, सेल्फ डाउट के ऊपर। जब आपको खुद के ऊपर एतमाद नहीं है तो फिर आपके जो ड्रीम्स है वो कैसे फुलफिल होंगे। सेल्फ डाउट जो है ना वो फेलियर से, नाकामी से भी कह लेकर ज्यादा खतरनाक है, जो आपके ड्रीम्स को मार देती है। जब आपको खुद के ऊपर एतमाद ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हासिल करेंगे बताएं। फेलियर है ना, नाकामी है। नाकामी से तो कह ले कि इंसान सीखता है। ठीक है, नाकाम हो जाता है, सीखता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। एटलीस्ट कुछ हासिल ना हो, लेकिन यह कि उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक्सपीरियंस होना भी एक कह ले कि आपका हासिल ही है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर कहा यह जा रहा है कि जो सेल्फ डाउट है वो आपके ख्वाबों को मार देता है। ठीक है, और वो कह ले कि नाकामी से भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि नाकामी आ जाती है ना, या फेलियर आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आपके ड्रीम्स को नहीं मार सकता, बल्कि वो क्या करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं मुझे और अच्छा करना है। ठीक है, तो बात यहां पर यही की जा रही है, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए आपको आपके अंदर। ठीक है, आपने फोकस्ड रहना है, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस्ड रहना है, मेहनत करनी। अब यहां पर एक और चीज भी है कि सर हम कॉन्फिडेंस किस तरह लेकर आ सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका हार्ड वर्क। ठीक है, खाली कॉन्फिडेंस भी आपका कुछ नहीं करेगा। आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने बैठ गए, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस क्या करेंगे, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो मुझे बताएं उस कॉन्फिडेंस का क्या करेंगे, सर पर मारेंगे।
तो कॉन्फिडेंस जो सही वाला उस वक्त आता है जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, विद डेडिकेशन, विद डिसिप्लिन, विद कंसिस्टेंसी, देन आता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होना चाहिए तो आप अपने टॉपिक्स के ऊपर डाउट कर सकते हैं, और वो हमारा डाउट क्या कहलाता है, जैसा कि मैंने पहले अभी बताया है कि डाउट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ विजडम। ठीक है, तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारे पास दो टॉपिक्स रहने वाले हैं जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम इन टॉपिक्स के ऊपर अपना थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, देन इनके ऊपर जो हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक और चीज मैं बता दूं कि आज हमारे पास दोनों ही ओपिनियन रहने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा मलिया लोधी साहिबा का। ठीक है, आपको पता है कि इनका जो हमें यहां पर एनालिसिस वीकली बेसिस के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, टॉपिक हमारे पास रहेगा 3 फ्रंट चैलेंज। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन की जो बात करते हैं हम पाकिस्तान की, हम यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस की बड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान के कहले के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसमें कोई राय नहीं है कि है भी। लेकिन इस ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से हमें भारी कीमत भी अदा करना पड़ रही है। ठीक है, तो यही बात जो है यहां पर मलिया लोधी साहिबा भी कहना चाहती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहां पर द टेरेनी ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे जितने भी एलीट है, ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज तो चलो है, वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा हमें कीमत भी तो अदा करनी पड़ रही है ना। इस चीज के बारे में भी तो सोचे ना। अब इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग हमारे पास ये टॉपिक रहने वाला है। डीकंस्ट्रक्टिंग पाकिस्तान 3 फ्रंट सिक्योरिटी डायलमा एंड द लिमिट्स ऑफ काइनेटिक काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है, 3 फ्रंट्स के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को कह लेके चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ज्योग्राफिकल जो लोकेशन की हम बार बार बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात बार बार करते हैं हम, तो उसकी कीमत भी तो अदा करनी पड़ रही है ना। आज आपके सामने सिचुएशन है, ईस्टर्न साइड पर देखो इंडिया, वेस्टर्न फ्लैग अगर आप देखें पूरा, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान में वॉर लगी हुई है, और उसकी कीमत किसको अदा करनी पड़ रही है? पाकिस्तान को बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, ईरान के अंदर वॉर लगी हुई है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? रीजन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। एकदम से ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाइना ऑयल तो नहीं सप्लाई कर रहा ना, ठीक है, ऑयल तो हमारा आएगा गल्फ स्टेट से, अरेबियन सी के जरिए, और अरेबियन सी के अंदर की पहले वॉर लगी हुई है। ठीक है, बात यहां पर यह की जा रही है इस टॉपिक के अंदर कि जियोग्राफिकल जो लोकेशन है ना, इससे हमें काफी उम्मीदें तो वाबस्ता हैं, लेकिन इसके लिए हमें कीमत भी चुकाना पड़ रही है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हमारे पास 3 फ्रंट यहां पर जो हमारे पास चैलेंज, उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड हमारे पास रहेगा चाइनाज एआई वेव, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीकंस्ट्रक्टिंग, यहां पर वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है, स्टेट सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, ये किसके केस में बात की जा रही है? बेसिकली चाइना के केस। ठीक है, द यूएसए चाइना टेक स्किज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास रहेगी, यहां पर वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, जिसके अभी हमें कह लें कि यहां पर फाउंडेशन देखने को मिली चाइना के अंदर, शंघाई के अंदर। इसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि बेसिकली ये जो हमें वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन तो देखने को मिल रही है, कह लें कि ये आपका एक न्यू इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है फॉर एआई गवर्नेंस। चाइना चाहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर अपनी डोमिनेंस बनाए रखे, किसके जरिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। सोशो एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए,
लेकिन अब यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर चाइना ये भी जो वो करता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई रीजन के अंदर जितने भी ग्लोबल साउथ है, इन कंट्रीज की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर हो। ठीक है, अब दूसरी तरफ है अमेरिका। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है या जो बनाई गई यहां पर, कहीं ना कहीं पर एक्सपर्ट्स की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये यूएसए के जो एआई और कह लेके यहां पर जो कह लेके जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे G7 है उनका, ठीक है, तो और भी बहुत सारे जो हमें ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनको काउंटर करने के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए वर्ल्ड एआई समिट जो यहां पर इंडिया के अंदर हुई, जहां पर अमेरिका ने कहा कि भाई दुनिया के अंदर जो डोमिनेंस है एआई के ऊपर वो यूएसए की होगी। ठीक है, लेकिन अब चाइना ने यहां पर जो कह लेके इसकी फाउंडेशन रखी है, जो इसको एस्टैब्लिश किया गया, पाकिस्तान भी उसका फाउंडिंग मेंबर है और इसको 29 कंट्रीज ने साइन किया है 16 जुलाई को। इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, यहां पर जो पाकिस्तान की नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पॉलिसी है वो, और अगर देखा जाए तो चाइना की जो पॉलिसी देख रहे हो, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो क्या यहां पर देखना यह होगा कि पाकिस्तान की जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है, जो कि अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए क्या यहां पर बेसिकली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एआई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए डाटा सॉवरेनिटी की बात करता है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात होती है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हमें बात होती हुई नजर आती है। ठीक है, जबकि चाइना क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी को या एआई को फरोख्त करके क्या करना चाह रहा है, अपनी कह लेकर यहां पर डोमिनेंस जो है वो बनाना चाह रहा है रीजन के अंदर, पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके पास, सेमीकंडक्टर्स, चिप, ये सारी चीजें देखने को मिल रही। लेकिन अब पाकिस्तान की जो है वो कह लेके क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो जो हमें ये जो चाइना की एआई की जो लहर देखने को मिल रही है ना, ये पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर, उसने अपने आप को कहा है, क्या कहा है, गॉड फादर एआई का ग्लोबल साउथ के अंदर। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रीजन के अंदर जो है ग्लोबल साउथ के अंदर अगर सारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर चली गई तो इट मीन्स चाइना का कंट्रोल हमें देखने को मिलेगा सारा। ठीक है, और दूसरी तरफ जो वो यूएसए को भी काउंटर करना चाह रहा है, तो ये चीज भी है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दोनों हमारे पास ओपिनियन रहेगी। पहला हमारे पास जो टॉपिक रहेगा मलिया लोधी साहिबा का रहेगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर चाइना एआई वेव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है अच्छी तरह कि हम डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर के लास्ट में जो है वो कह के 10 वर्ड्स हमने डान न्यूज़पेपर के फिक्स किए हुए जो हम लाजमी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा मलिया लोधी साहिबा का है, द टिरेनी ऑफ ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने ओवरव्यू में भी आपको बताया था कि हमारी एलीट क्या समझ रहे कि भाई हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस है, तो हमें इसका एडवांटेज है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है आफ्टर 1947, पाकिस्तान मल्टीफेरियस चैलेंजेस में ट्रैप हुआ पड़ा है। जो आपकी बाउंड्रीज यहां पर मिली वो भी कह लेके यहां पर हमें डिस्प्यूटेड ही मिली है। ठीक है, अब अगर देखा जाए ड्यूरन लाइन आप देख लें, इधर से ईस्टर्न देख लें। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कश्मीर वाला इशू बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें कह ले कि जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया है ना, साथ ही जो है कह ले कि विरसे में मिली है ये सारी चीजें। तो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की जो है ना हमें कीमत भी अदा करना पड़ रही है। और आज अगर देखा जाए 3 फ्रंट पर पाकिस्तान को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है।
ठीक है। सबसे पहले एस्केलेटिंग थ्री फ्रंट सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो ज्योग्राफी पैराडॉक्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान ने जब से यहां पर जन्म लिया है ना, पाकिस्तान का कल के जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन या ज्योग्राफिकल लोकेशन की कीमत अदा करनी पड़ रही है। और बहुत सारी मुसीबतें तो जन्म लेने के वक्त ही हमारे सर पर सवार थी ना। कश्मीर वाला इशू आपके सामने ही है, ठीक है, सबसे बड़ा जो इशू है। उसके बाद अगर देखा जाए वाटर वाला इशू भी सामने ही है आपके। ड्यूरन लाइन वेस्टर्न फ्लैंक पर देख ले, अफगानिस्तान यहां पर क्या कर रहा है, बार बार जो है यहां पर कह थ्रेट करता है पाकिस्तान को, ठीक है। एक चीज ये भी है ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री लाइन, ठीक है। While Pakistan's strategic location was long viewed as a diplomatic asset, it has created a permanent security dilemma, now culminating in unprecedented three-front security challenge. हमेशा से हमें जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही थी ना, आज जो हमें यहाँ पर थ्री फ्रंट से जो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ईस्टर्न फ्रंटियर एस्केलेशन की अगर बात की जाए, 2025 के अंदर अभी वॉर लड़के हटा है पाकिस्तान इंडिया के साथ, ठीक है, जो किसकी वजह से स्टार्ट हुई, पहलगाम अटैक की वजह से। और उसके बाद से क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। और सबसे बड़ा जो विरसे में मिला हुआ इशू है, प्रॉब्लम है, वो क्या है, यहां पर कश्मीर, जिसके ऊपर क्या किया 2019 के अंदर इंडिया ने आर्टिकल 370 को जो है वो कल के रिमूव कर दिया, ठीक है, एब्रोगेट कर दिया। तो एक चीज ये भी है। तो अगर देखा जाए ईस्टर्न साइड पर, तो अब यहां पर हमें वाटर अग्रेशन देखने को मिलता है, एक चीज ये। तो मुझे बताया जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसकी कीमत नहीं अदा करनी पड़ रही, ठीक है। अपग्रेडिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, शिफ्ट डिप्लॉइंग 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब एक और चीज भी है यहां पर, सिप्री की जो हमने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ऑफ इंस्टीट्यूट की जो हमने बात की, ईयर बुक 2026, हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये टॉपिक कवर कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अगर देखा जाए 190 वॉरहेड्स में से 12 वॉरहेड्स किसमें यहां पर डिप्लॉय किए हैं, मिसाइल सबमरीन के अंदर सॉरी, ठीक है। अब देखा जाए जो पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस जो हमें यहां पर देख रहे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी अपने जो कह यहां पर पॉलिसी को, न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह इंडिया ने किया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वॉरहेड्स और मिसाइल सिस्टम को कह कंबाइन करके रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज भी है। उसके बाद देखा जाए वेस्टर्न बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये भी तो बॉर्डर ये किसने साइन किया था 1893 के अंदर, ब्रिटिश ही था ना, ठीक है। आज वही विरसे में मिले हुआ। अब उसकी वजह से हमें आज भी क्रॉस कह के यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री जो है कह के हमें कह के सिक्योरिटी इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। एक चीज ये भी है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में फ्रोजन विद बॉर्डर क्लोज्ड, उसके बाद ट्रेड आपकी सस्पेंड कर दी गई, फ्रीक्वेंट क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तहरीके तालिबान जो है पाकिस्तान, अगर देखा जाए टीटीपी देखने को मिल रही है, ISK है, ETIM है, IMO है। उसके बाद साथ साथ अगर देखा जाए तो BLA भी आपके सामने है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद है एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी एंड मिलिटेंसी, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या हो रहा भाई, सबसे पहले प्रोविंशियल अगर देखा जाए तो मल्टी प्रोविंशियल क्राइसिस, अनरेस्ट एंड KPK की बात की जा रही है। बलूचिस्तान के आप देख ले, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। आए दिन जो है कह लेके बलूचिस्तान और कह लेके KPK के अंदर हमें कह लेके यहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए AJK, आजाद एंड जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिल रही, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग TTP एंड BLA, अब दोनों जो है यहाँ पर जो हमें कुछ एरियाज में नजर आते थे, अब अगर देखा जाए तो इनकी जो एक्सेस है वो कह के यहाँ पर अर्बन की तरफ भी देखने को मिल रही है, बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। तो ये भी चीज है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये टारगेट किस चीज को कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, पाइपलाइंस है, कोई रेलवे रोड कह लेके यहाँ पर ट्रैक है, तो उनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो KPK
और यहां पर अगर देखा जाए बलूचिस्तान के अंदर जो हमें महरूमियां देखने को मिल रही है, ठीक है, एलिनेशन, ठीक है, ओवर रिलायंस ऑन काइनेटिक मिलिट्री फोर्सेस, एब्सेंट पॉलिटिकल डायलॉग, ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट बिल्डिंग, एड्रेसिंग लोकल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं बलूचिस्तान और केपीके के अंदर, तो इन इश्यूज को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, हम पहले भी बात करते हैं, बजाय इसके क्या वो हमसे दूर होते जा रहे हैं पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होते जा रहे हैं, वो बाहर वाले लोग आकर उनका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। इससे बेटर है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि यहां पर क्या करे, बेसिकली क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो ये चीज़ है ताकि पाकिस्तान के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करवाया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए गवर्नेंस फेलियर एंड एजेके एंड स्टेट प्रायोरिटाइजेशन की अगर बात की जाए, एजेके वाला आपके सामने इशू, ठीक है। अब आज़ाद एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या रहा भाई, इसकी वजह से पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भाई जो एजेके के अंदर अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, तो ये जो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी है ये वीक हो सकती है, इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एजेके के अंदर बेसिकली जो हमें यहां पर कह ले के ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी 2023 के अंदर बनते हुए नजर आई, ठीक है। अब ये सिविल सोसाइटी है, जब कह के ताजर वगैरह और ये कह ले के मकामी लोग जो मिलकर बनाई हुई, ठीक है। तो इनके प्रोटेस्ट देखने को मिले, और अभी क्या कहा जा रहा है कि भाई रेफ्यूजी सीट्स को खत्म करना पड़ेगा, जो कह ले के यहाँ पर इलीगल ऑक्युपाइड कह ले के जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आए हुए लोग हैं जो डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं प्रोविंसेस के, ठीक है। तो यहाँ पर रेफ्यूजी सीट्स को खत्म करना पड़ेगा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। हालांकि अगर देखा जाए तो इसको अभी बैन भी कर दिया गया जून के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ भी। उसके बाद अगर देखा जाए सिक्योरिटी स्टेट ट्रैप, तो डेकर्स ऑफ प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री डिफेंस ओवर डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड लोकल डेवलपमेंट। तो अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के यहाँ पर कह ले के जो फोकस था कि भाई किस तरह जो कह ले के इन चैलेंजेस को ख़त्म किया जा सकता है, तो बार बार जो वो कह ले के सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है यहाँ पर इस चीज़ को देखा, यहाँ पर कह ले के जितने भी अटैक्स वगैरह उनको कंट्रोल किया, ठीक है, फाइटिंग की, यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर शहीद भी हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन प्रायोरिटी पर जो रखनी चाहिए थी चीज़ें वो नहीं रखी गई, उनको भी साथ रखना ज़रूरी था, इसके साथ साथ लेकर चलते। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा था उसको भी काम करना था, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हैं बेसिकली यहाँ पर कही जा रही हैं कि ये कह लें कि यहाँ पर एक खला पैदा हो गया है, जो ये गैप यहाँ पर जो कह लें कि क्रिएट हुआ है, इसको किस तरह एंड किया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के जरिए किया जा सकता है, ठीक है। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, डायलॉग्स, एंगेजमेंट के जरिए किया जा सकता है, ताकि कोई बाहर वाले लोग तो आकर फायदा ना उठाए ना, तो ये चीज भी है। तो अगर देखा जाए तो जियोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान की, तो यहां पर जो है 3 फ्रंट जो हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जियोग्राफिकल लोकेशन क्या बताएं इंपोर्टेंस, फिर अब क्या बचती है, हमें कीमत अदा करनी पड़ रही है या नहीं करनी पड़ रही। ईस्टर्न तरफ अगर देखा जाए कश्मीर है, इंडिया है, एजेके के अंदर सूरत हाल है, बलूचिस्तान, केपी के, अफगानिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है। तो जियोग्राफिकल लोकेशन या स्ट्रैटेजिक लोकेशन की हमें कीमत अदा करनी पड़ रही है, तो यही चीज़ यहाँ पर बेसिकली कही जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पर समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए द जियोपॉलिटिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, एआई गवर्नेंस की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है यहाँ पर, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जो स्टेट सेंट्रिक गवर्नेंस की बात की जा रही है इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे क्या है, द यूएसए टैक्स सिस्टम, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज देखें कि चाइनाज स्ट्रेटेजिक गाइड फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस, ठीक है, इनिशिएटिव ले लिया ना। यहां पर लॉन्च ऑफ अगर देखा जाए वाइको की अगर बात की जा रही है कि चाइना एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड एआई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको कब एस्टैब्लिश किया गया, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसको बेसिकली 16 जुलाई को क्या किया गया, यहां पर एस्टैब्लिश किया गया। आप ये कह सकते हैं इसको कि क्या न्यू इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर एआई गवर्नेंस, ठीक है। अब इसको कितने यहां पर साइन करने वाले थे, 29 मेंबर्स इसको साइन करने वाले हैं, फाउंडिंग मेंबर है। उसके अंदर पाकिस्तान भी आपका फाउंडिंग मेंबर शामिल है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका फोकस किसके ऊपर रहेगा, बेसिकली ग्लोबल साउथ के अंदर,
एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना और चाइना करेगा। और यहां पर चाइना ने अपने आप को एज ए गॉड फादर जो है यहां पर बताया है शी जिनपिंग की तरफ से। और कहीं ना कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जो बाकी जो कह ले के यूएसए की लीड करदा कोई ग्रुप्स वगैरह हैं एआई के रिलेटेड, उसको काउंटर करने के लिए भी है। ठीक है, जो एआई समिट हुई थी इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर यूएसए ने यही कहा था ना कि जो दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो एआई की जो डोमिनेंस है वो किसकी होनी चाहिए, यहाँ पर यूएसए की। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी एक की मलकियत नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो एआई गवर्नेंस की बात की जा रही है यहाँ पर। बेसिकली चाइना जो है वो एआई की क़यादत क्यों करना चाहता है, क्वेश्चन यहां पर यह आता है, क्यों वो एआई को आगे लेकर चलना चाहता है। सबसे पहले अगर देखा जाए उसके पास है क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स। और दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस देखने को मिलती है ना क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, किसकी है, चाइना की है। और वो इसी की बेस के ऊपर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की भी बात करता है, और इसी की बेस के ऊपर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर रहा है, चिप और सेमीकंडक्टर की भी, वो भी इंक्लूड है इसके अंदर। तो वो चाहता है कि एआई के ऊपर जो है यहां पर कह ले के काम किया जाए, और वो किसको काउंटर करने के लिए, यूएसए को। तो ये चीज भी है। ठीक है, तो इसके अंदर ब्रिक्स के कंट्रीज ऐड हैं, लेकिन इसके अंदर इंडिया जो है वो कह ले के साइन नहीं किया इंडिया ने। ठीक है, तो पाकिस्तान भी इसके अंदर इंक्लूड है। लीड ग्लोबल एआई मल्टीलैटरलिज्म एंड काउंटर जो है यूएसए टेक्नोलॉजी डोमिनेंस। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल साउथ की अगर बात की जाए, आउटरीच, बीजिंग इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए टेक्नोलॉजी mentor to developing economies by offering infrastructures है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ओपन टेक्नोलॉजी शेयरिंग। जब ये चीज चाइना करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करेगा, तो भाई इसकी डोमिनेंस तो बनेगी या नहीं बनेगी रीजन के अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर। तो यहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनकी डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी चाइना के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना चाह रहा है चाइना, कहता है सबसे पहले तो भाई ग्लोबल लेवल के ऊपर कंट्रोल किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। सबसे पहले तो इन कंट्रीज को जो है अपना मुरीद बनाया जाए, सीधी सी बात है। ठीक है, और बाद में फिर जो है हम आगे काउंटर करेंगे। उसकी पॉलिसी चेक करें आप, वो जल्दबाजी नहीं करा, आराम आराम से खेल रहा है वो। ठीक है, उसके बाद है स्टेट सेंट्रिक आइडियोलॉजी, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेट सेंट्रिक आइडियोलॉजी की बात की जाए तो दूसरी तरफ जो आपकी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है या ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है यूएसए, और यहां पर इंडिया क्या करे, फ्रीडम ऑफ इंटरनेट देखने को मिल रहा है। लेकिन उस वक्त भी अगर देखा जाए ग्रेट फायरवॉल को कौन कंट्रोल कर रहा था, इंटरनेट को चाइना के अंदर गवर्नमेंट कर रही थी, स्टेट कर रही थी। तो अब यह बात भी यहां पर यह की जा रही है कि भाई इंटरनेट के ऊपर है या एआई के ऊपर पूरा जो है कंट्रोल किसका होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। चाइना की तरफ से यह कहा जा रहा है, किसका कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, कि सारा कुछ स्टेट के कंट्रोल में होगा। जितना भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो जो यहां पर डेवलपमेंट्स या एडवांसमेंट्स होंगी, वो सारा किसका होना चाहिए, कंट्रोल यहां पर स्टेट का। तो इसलिए बोला जाता है स्टेट सेंट्रिक जो हमें यहां पर कहा जा रहा है आइडियोलॉजी। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके अंदर जब जब जरूरत पड़ी है, एआई को कह लेकर पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज किया है। ठीक है, तो यही चीज है यहां पर यह कहा जा रहा है कि बेसिकली चाइना भी चाहता है भाई स्टेट सेंट्रिक आइडियोलॉजी, सीकेंड टू शेप। उसके बाद है यूएनओ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। चाइना इज पुशिंग फॉर हैवीली रेगुलेटेड स्टेट डोमिनेटेड एआई सिस्टम, स्टेट डोमिनेटेड एआई सिस्टम की बात की जाए, जो अभी मैंने क्लियर किया। ठीक है, पूरा एआई सिस्टम किसके कंट्रोल में होना चाहिए, स्टेट के। ठीक है, एक्सटेंडेड इट्स डिजिटल सिल्क रोड स्ट्रेटजी टू सिक्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिपेंडेंस। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट करना चाहता है, किसके जरिए, डिजिटल सिल्क रोड स्ट्रेटजी के जरिए। सबसे पहले अगर देखा जाए 5G टेक्नोलॉजी इसने दी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर इसने इन्वेस्ट किया दूसरे कंट्रीज में जाकर। तो इसका कहीं ना कहीं पर ओवर्ट या कवर्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर चाइना का असर और रसूख है। ठीक है, और यही चीज यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो नहीं कि चाइना ये भी चाहता कि भाई पूरा कंट्रोल हो यहां पर मेरा रीजन के अंदर, तो ये चीज है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स एंड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी अंडरस्टैंड करना है आपने, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब जो पाकिस्तान की नेशनल एआई पॉलिसी है 2025, इसके अंदर जो सबसे पहले अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, डाटा सॉवरेनिटी, ठीक है। अब यहां पर यह बात की जा रही है पाकिस्तान से जो नेशनल एआई पॉलिसी 2025 अलायंस विद वाइको की बात की जा रही है थ्रू शेयर्ड गोल्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वर्कफोर्स डेवलपमेंट। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास एआई सीखो प्रोग्राम्स भी है, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पर कह ले के ये कहा जा रहा है कि 10 लाख स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर स्किल्स सिखाएगी। अब ये अगर चीजें देखी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाए या यहाँ पर कह ले के वर्कफोर्स डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ये चीजें हमें कह ले के वाइको के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है, वर्ल्ड एआई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखने को मिलती है, इसीलिए इसके साथ अलाइन किया जा रहा है कि ये चीज है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए सिक्योरिटी एंड थ्रेट वेक्टर्स की बात की जाए तो बोथ नेशन चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, दोनों यहाँ पर प्रायोरिटाइज किसको रखते हैं, यहाँ पर प्रायोरिटी पर किसको रखते हैं, बेसिकली प्रायोरिटाइज किसको करते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई सिक्योरिटाइजेशन। उसके बाद अगर देखा जाए दाउ पाकिस्तान प्राइमरी कंसर्न क्या है, फोकस ऑन नॉन स्टेट एक्टर्स यूजिंग एआई ड्रोन्स एंड प्रोपेगेंडा। लेकिन चाइना का फोकस क्या है, यहां पर चाइना फोकसेस ऑन यूएसए मिलिट्री एआई डिप्लॉयमेंट। तो यहां पर जो प्रेफरेंसेस है पाकिस्तान एआई को लेकर वो अलग है, चाइना की प्रेफरेंसेस एआई को लेकर अलग है, ठीक है। तो ये तरजीहात अलग देखने को मिल सकती है क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है एआई की उसका यहां पर डाटा सॉवरेनिटी, ठीक है, उसके बाद एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है, पॉलिसी फ्रिक्शन एंड डिजिटल राइट रिस्क। तो यहां पर क्या पाकिस्तान के डिजिटल राइट्स जो है वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। सॉवरेनिटी या डिपेंडेंसी, अब यहां पर जो है वो कह लेके हमारे लिए एक क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, ठीक है। जिस तरह चाइना ने अपने आप को गॉड फादर कहा है एआई का पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है। देखिए ब्रिक्स का तो हमने ऐड ही नहीं किया था, ब्रिक्स का अगर देखा जाए तो इंडिया तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं था, बाकी कंट्रीज हैं जितने भी हैं, तो अगर देखा जाए तो भाई इन्होंने साइन किया, 29 कंट्रीज ने मिलकर साइन किया, ठीक है, एग्रीमेंट साइन किया। तो पाकिस्तान क्या गोल्स ऑफ डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सॉवरेनिटी एंड साइबर सिक्योरिटी है, कॉन्फ्लिक्ट विद बीजिंग पुश टू एक्सपोर्ट चाइना। और यहां पर चाइना क्या करेगा, चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करेगा, बेचेगा, उसके जरिए डिपेंडेंसी इसकी बनेगी। तो क्या हमारी जो सॉवरेनिटी है वो कंप्रोमाइज नहीं होगी जब ये टेक्नोलॉजी को यहां पर जो वो बेचेगा, ठीक है। तो ये चीज भी है, डिजिटल राइट्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं, डीपनिंग अलाइनमेंट विद चाइनाज अथॉरिटेरियन स्टेट सेंट्रिक विजन रिस्क द कंप्रोमाइजिंग पाकिस्तान जो कमिटमेंट्स हैं डाटा प्राइवेसी को लेकर वो खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। एथिकल है, एथिकल एआई है या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं तो वो कह लेके कंप्रोमाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉपिक था, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो चाइना जो एआई की जो लहर हमें देखने को मिल रही है, ये तो नहीं है कि पूरे ग्लोबल साउथ को बहाकर लेकर जाएगी, पूरी डिपेंडेंसी जो है वो कहने के चाइना के ऊपर देखने को मिले। और चाइना चाहता भी यही है, कहने का भाई सबसे पहले तो अपना घर को स्ट्रॉन्ग किया उसने, फिर उसने अपने रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाया, अब जो है कह लेके फिर आगे उसका नेक्स्ट स्टेप होगा यूएसए का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर यह कहा जा सकता है बिल्कुल जो अपने कह लेके चीजों को बड़ा सीक्वेंस के साथ लेकर चल रहा है वो, विद प्लानिंग के साथ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वोकैब की, ठीक है, और ये हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, जो लेक्चर के हमारे लास्ट पर वर्ड्स होते हैं उनको हम लाजमी डिस्कस करते हैं। देखें मैं पहले भी कहता हूं और हर बार कहता हूं कि ये वर्ड्स आप लाजमी नोट करते जाएं, ठीक है, ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसी लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेसी लिखने का मतलब ये नहीं कि आप ये वर्ड्स जहां पर लिखेंगे, नहीं, जो पैसेज होता है उसके अंदर जो वोकैब आती है, अगर आप ये वोकैब प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर जो वोकैब आती है उसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। कहने का ये मतलब है, हालांकि प्रेसी आपके बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज भी है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहां पर, एक्सपेट। एक्सपेट मीन्स क्या होता है, बेसिकली अ पर्सन लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, ऐसा शख्स जो बैरून मुल्क में रहता है उसको बोला जाता है, यूजुअली फॉर वर्क और रेजिडेंस, ठीक है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, एक्सपेट्रिएट या ओवरसीज रेजिडेंट बोल सकते हैं, ऑपोजिट क्या बनेगा, नेटिव या लोकल।
सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर ट्रफ। ट्रफ मीन्स क्या होता है, बेसिकली द लोएस्ट पॉइंट इन अ साइकिल, ठीक है, जो बिल्कुल निचला तरीन मुकाम होता है उसको बोला जाता है अ लॉन्ग नैरो कंटेनर। एक, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा हमें नैरो जो वो तंग कंटेनर देखने को मिलता है जिसके अंदर बेसिकली जानवरों को चारा जो है वो डाला जाता है, ठीक है। लो पॉइंट बोल सकते हैं या डिप्रेशन, ऑपोजिट क्या बनेगा, पीक और क्रेस्ट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर प्लंज्ड, बहुत इजी वर्ड है। प्लंज्ड का मतलब होता है डाइव, ठीक है, गोता लगाना। फेल आर मूव्ड सडनली या स्टीपली, ठीक है, एंटर्ड फोर्सफुली। डाइव्ड या ड्रॉप्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा, रोज या असेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर विडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विडल का मतलब होता है टू परसुएड समवन थ्रू फ्लैटरी और जेंटल परसुएशन। होता क्या है कि चापलूसी या खुशामद करना, ठीक है, ताकि किसी को अपनी तरफ माइल किया जा सके। कैजुअल या कॉक्स बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, कॉरेस या इंटिमिडेट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर सेडिशन, बहुत इजी वर्ड है। सेडिशन का मतलब होता है कंडक्ट अ स्पीच दैट इंसाइट्स रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर के बगावत को उकसाने पर बेसिकली बोला जाता है सेडिशन, ठीक है। इंसरेक्शन या रेबेलियन बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, लॉयल्टी या ओबीडियंस। नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा यहाँ पर, विमेजिकल। विमेजिकल मीन्स क्या होता है, प्लेफुल, अनयूजुअल, फैंसीफुल और अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल निराला, अनोखे को बोला जाता है, ठीक है। फैंसीफुल या क्वर्की, ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, सीरियस या प्रैक्टिकल आप इसको बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप लाजमी नोट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इंडिजिनस, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली। इंडिजिनस का मतलब ओरिजिनेटिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, या नेटिव को, मकामी को बेसिकली बोला जाता है जहाँ पर वो कल के नशोनुमा पाता है। तो यहाँ पर सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, नेटिव या एंडेमिक। ऑपोजिट क्या बनेगा, फॉरेन या इम्पोर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, प्रोफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अ लार्ज क्वांटिटी और अबंडेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, कसरत में होना या बहुतात में होना किसी चीज़ का, अबंडेंस या प्लेंटी, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, स्कार्सिटी या शॉर्टेज, ठीक है। बहुत इजी वर्ड है। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, मोटिफाई, ये भी बहुत इजी वर्ड है। मोटिफाई का मतलब होता है वैसे टू काज ग्रेट एम्बेरसमेंट, ठीक है, तो शर्मिंदा करने को बोला जाता है किसी को, ठीक है, या ह्यूमिलेट आप कह सकते हैं, या सबड्यू बॉडीली डिजायर्स, ठीक है, ह्यूमिलेट या एम्बेरस फील करवाना। ऑपोजिट क्या बनेगा, इनकरेज या रीअश्योर, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इनफिडेल, बहुत इजी वर्ड है। इनफिडेल मीन्स होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, जो किसी खास रिलीजन को नहीं मानता, जो दूसरे रिलीजन को मानता है, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इट्स फॉलोअर्स, ठीक है। अनबिलीवर या नॉन बिलीवर को बोला जाता है, जिसको समटाइम जो है वो काफर भी कहा जाता है। ऑपोजिट क्या बनेगा, बिलीवर या फेथफुल। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, वोकैबुलरी को भी अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।